नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। लगभग एक महीने बाद के आपके एग्ज़ाम्स हैं, 30 से 32 दिनों के बाद एग्ज़ाम्स है। ये आपकी जो इस महीना है, इस महीने में 30 दिन हम टोटल ऑल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर करेंगे, जो आपके सिलेक्शन के लिए आपके 150 क्वेश्चन में से 125 स्कोर जो है प्राप्त करने में बहुत ही मदद करने वाले हैं। और प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर आपका जो है आपके सिलेबस, आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर रहने वाले हैं। और इसमें सभी को पता है, ऑल कंसेप्ट से हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र के आपके 30 प्रश्न रहेंगे। और आप लोगों को भी कमेंट करना है कि इस प्रैक्टिस पेपर पर अगर आज आपका एग्ज़ाम होता है तो आज जो है आपका स्कोर यहाँ पे क्या होगा। सभी कमेंट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस पेपर बाय जायसवाल सर। बात करेंगे प्रथम प्रश्न की। प्राणी को ऐसी स्थिति अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे सीखना कहते हैं, स्मृति कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं या संवेग कहते हैं। सभी टीचर्स, शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे। तो प्राणी को ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे प्रेरणा कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी को 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न पर फीडबैक करने के लिए और आपका कमेंट करने के लिए। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। यदि आपको कोई बुरी आदत है, यदि आपको मान लीजिए कोई बुरी आदत है जिसे आप चाहते हैं कि छात्र अनुकरण ना करें, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? उस आदत को छोड़ देंगे, उसका प्रयोग छात्रों के सामने नहीं करेंगे, छात्रों के अपने व्यवहार से तुलना करना पसंद नहीं करेंगे या अपनी आदत बनाएंगे? सभी कमेंट करेंगे, प्रत्येक शिक्षक बंधु। यदि एक शिक्षक शिक्षिका की आदत जो है बुरी है और वह शिक्षक चाहता है कि उसका बुरी आदत को छात्र अनुकरण ना करें, तो आपको क्या करना चाहिए? उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस आदत को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि केवल ज्ञान ही ऐसा अच्छा तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए कहते हैं शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। रटने की आदत से छात्रों को क्या हानि होती है? अक्सर छात्र देखते होंगे रटते हैं, तो अगर जो रटने की आदत हो जाती है तो छात्रों को क्या हानि होती है? उनकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाती है, वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते हैं, उनमें आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, वे कक्षा शिक्षण से कट जाते हैं। 5 सेकंड के लिए आपको वक्त दिया जाएगा, आपको कमेंट करना है, फीडबैक करना है। तो रटने की आदत से छात्रों को क्या हानि नहीं होती है? तो जानते हैं, वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते हैं। जो छात्र रटने के आदी हो जाते हैं, रटते हैं, तो क्या करते हैं? वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं रटंत विद्या नहीं, समझ विद्या अनुसरण कीजिए। समझ कर, क्योंकि जो समझा हुआ ज्ञान होता है वह जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, माइंड स्टोर करके रखता है उसको। कुत्ते के साथ पालाव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकता था या लार टपकता था? स्वाभाविक अनुक्रिया, तटस्थ उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक की बात करेंगे। प्रत्येक शिक्षक बंधु भाई बहन जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद। क्योंकि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। राइट ऑप्शन स्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा। 5वां प्रश्न है साथियों, जब एक छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। तो शिक्षक को कौन सा उपाय करना चाहिए? उसके गृहकार्य में कटौती करना चाहिए, प्राचार्य से शिकायत करनी चाहिए, वास्तविक कारण खोजने की या नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करने की। तो आप जानते हैं, जब एक ऐसा छात्र जो विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। शिक्षक को वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 6वां प्रैक्टिस पेपर पहला है और इसका 6वां प्रश्न है। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए?
प्रश्न पत्र तैयार करने में या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या छात्रों को तैयार करना कि वे अपना गृह कार्य करें। तो शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक जो है कब होनी चाहिए? आपको 5 सेकंड का वक्त दिया गया है, सभी कमेंट करेंगे। तो शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पर है। सभी प्रत्येक शिक्षक बंधु भाई बहन कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे इस प्रैक्टिस पेपर पर। गिजू भाई का शैक्षिक चिंतन का आधार क्या है? उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, गृह शिक्षा या शिशु शिक्षा की बात करेंगे। तो गिजू भाई का शैक्षिक चिंतन का आधार क्या हो जाएगा? शिशु शिक्षा हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं 8वें प्रश्न की। थॉर्नडाइक किस देश के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, भारत के। तो थॉर्नडाइक किस देश के वैज्ञानिक थे? सभी कमेंट करेंगे। अमेरिका के वैज्ञानिक थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा को देन है। किसकी देन है? जो प्रयोजनवाद है शिक्षा दर्शन की शिक्षा को देन है। आगमन निगमन विधि, डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड, करके सीखना, लर्निंग एंड डूइंग, योजना पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड या उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं जब भी प्रयोजनवाद का नाम आता है और उसके शिक्षा दर्शन की शिक्षा की बात की जाती, किसकी देन है? योजना पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड की देन है। मेथड की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है और आप लोग हमेशा एक बात अवश्य याद रखिए, रिमाइंड कीजिए कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। और इस समय आपका क्या है? प्रैक्टिस पेपर अटेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना। शिक्षा में टेलीविज़न का उपयोगी स्थान है क्योंकि अच्छे शिक्षकों की कमी है। टेलीविज़न पर पाठ्य पुस्तक को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे कक्षा में अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी या टेलीविज़न पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो शिक्षा में जो टेलीविज़न को उपयोगी स्थान है क्योंकि टेलीविज़न पर पाठ्य पुस्तक को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र यहाँ पे कमेंट कर रहे होंगे इस प्रैक्टिस पेपर पर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारतीय शिक्षा आयोग ने भारतीय संदर्भ में शिक्षा के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की चर्चा नहीं की है? निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। तो आप जानते हैं भारतीय शिक्षा आयोग भारतीय संदर्भ में शिक्षा के जो है शिक्षा द्वारा भारत का आधुनिकीकरण करना, इस उद्देश्य की चर्चा की है। शिक्षा द्वारा उत्पादिता बढ़ाना, इसकी भी चर्चा की है। प्राचीन धार्मिक परंपराओं का पालन करना या शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो सभी कमेंट करेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग ने भारतीय संदर्भ में शिक्षा के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की चर्चा नहीं की है? तो प्राचीन धार्मिक परंपराओं का पालन करने की चर्चा नहीं की है। बाकी ए, बी और डी इन तीनों ऑप्शनों की चर्चा की है। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। छात्र केंद्रित होना चाहिए या विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या इनमें से कोई नहीं? प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और हमेशा एक बात अवश्य याद रखें, ना कभी भागें और ना ही कभी रुकें, बस हमेशा चलते रहें। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र होता है। और विद्यार्थी वह है जो विद्या को अध्ययन करता है, विद्या को सीखता है, लर्नर बनता है। और हमेशा जीवन में विद्यार्थी बन के रहेंगे तो सफलता अवश्य आपको मिलेगी साथियों। बालक के व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? व्यक्तित्व इतिहास विधि से, प्रश्नावली विधि से, उपचारात्मक विधि से या प्रयोगात्मक विधि से? ये आपका प्रैक्टिस पेपर है और आप लोग अगर कमेंट करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर हम इसका आंसर भी अगर डिटेल के साथ आपको चाहिए कि यह आंसर क्यों सही हुआ है तो वो भी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर अवश्य करेंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से अवश्य बताइए, जिससे ज़्यादा आप लोग इस प्रैक्टिस पेपर को, आने वाले प्रैक्टिस पेपर को अच्छे तरीके से समझ पाएँ।
तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा कि बालक के व्यवहार के अध्ययन की निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है, वह जो विधि है साथियों व्यक्तित्व इतिहास विधि हो जाएगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है प्रत्येक शिक्षक बंधु का, प्रत्येक भाई बहन का। उपचारात्मक विधि जो उपयोगी होती है सभी बालकों की उन्नति में उपयोगी होती है, प्रतिभावान बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के सुधार में या उपरोक्त सभी के लिए उपयोगी होती है। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि जो उपचारात्मक विधि है किस लिए उपयोगी होती है, पिछड़े बालकों के सुधार हेतु उपयोगी होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उपचारात्मक विधि की बात करेंगे तो ये पिछड़े बालकों के सुधार हेतु उपयोगी होती है, मानी जाती है। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर सबसे कम प्रभावी विधि कौन सी है? बहिर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक स्तर पर जो सबसे कम प्रभावी विधि है वह कहलाती है अंतर्दर्शन विधि। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। किसका कहना है? स्किनर का, मैकडूगल का, वाइगोस्की का या थॉर्नडाइक का कहना है? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह किसका कहना साथियों? आपके स्किनर महोदय का कहना है। पहला ऑप्शन सही हो जाए। आइए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। मूल प्रवृत्तियों का जो महत्व है वह शिक्षक के लिए है, छात्र के लिए है, शिक्षक छात्र के लिए, किसी के लिए नहीं है या किसी के लिए भी नहीं है। तो जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वह शिक्षक छात्र के लिए, किसी के लिए नहीं। अब यहाँ पे किसी के लिए यह आपका डी ऑप्शन है, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। शिक्षक छात्र के लिए, दोनों के लिए जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वह किसके लिए है साथियों? तो आपके शिक्षक और छात्र दोनों के लिए है। जहाँ पे सी ऑप्शन जो हमारा दिया गया है, शिक्षक छात्र जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, और सभी को पता होगा मूल प्रवृत्तियों की बात करेंगे, ठीक है। और अगला प्रश्न है मूल प्रवृत्तियों से संबंधित है कि मूल प्रवृत्तियों सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वुडवर्थ हैं, मैकडूगल हैं, जेम्स है, वाटसन है। देखिए हम इस प्रश्न पर भी आपको बता देते मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत, प्रवर्तक, ये सारी चीज़ें, लेकिन हमारा जो प्रैक्टिस पेपर का इसके आने वाला प्रश्न था वह इसी से संबंधित था कि मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। सभी लोग जानते हैं, हम क्लास पर ऑलरेडी ये सारे प्रश्न कर चुके हैं। बात करेंगे मैकडूगल के सिद्धांतों की बात करेंगे, और सभी को पता है मैकडूगल ने 14 संवेग दिए हैं, अर्थात 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, और आपकी जो हम क्लासेज पर इनके बारे में डिटेल के साथ चर्चा भी कर चुके हैं। किशोरावस्था की विशेषता है एकांकी रहना या समलिंगी समूह बनाना या विषमलिंगी समूह बनाना या समस्याहीनता की बात कर रहे हैं। तो किशोरावस्था की जो विशेषता कहलाती है वह विषमलिंगी समूहों का बनाना। विषमलिंगी मतलब XX, हम XY की बात करेंगे, फीमेल मेल की बात करेंगे। तो विषमलिंगी आप समूह आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और आजकल जो चर्चा में होती है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, GF BF की अगर बात करें तो बालकों में दी जाने वाली शिक्षा में होनी चाहिए नैतिक विकास की क्षमता, मूल प्रवृत्तियों का शोधन, अमूर्त स्थायी भावों के निर्माण या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। आपका प्रत्येक कमेंट, फीडबैक आपके स्कोर को बेहतर कर सकता है, आपके सिलेक्शन को पक्का कर सकता है। क्योंकि आज भी हमें कलाम की वो बातें याद आती हैं कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। आप कभी मत ये कहिए कि मैं इतना पढ़ता हूँ, उतना पढ़ता हूँ। चुपचाप अपने अंदर एक कमरे में बेहतरीन तैयारी कीजिए, सिलेक्शन पाइए, अपने आप दुनिया, सारा जगत, रिलेशन, परिवार सब कोई जान जाएगा। तो बात करेंगे प्रश्न की कि बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में क्या होनी चाहिए? नैतिक विकास की क्षमता भी होनी चाहिए, मूल प्रवृत्तियों का शोधन होना चाहिए, अमूर्त स्थायी भावों का निर्माण भी होना चाहिए। डी ऑप्शन साथियों सही होना चाहिए। और अगला प्रश्न पुरस्कार से संबंधित है। पुरस्कृत करते होंगे आप लोग, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, बच्चे को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है, और किस बच्चे को पुरस्कार किया जाता है आप भली भांति समझते हैं, जानते हैं। तो पुरस्कार क्या होता है? एक बाह्य प्रेरणा है, आंतरिक प्रेरणा है, जन्मजात है या कोई नहीं। तो पुरस्कार एक क्या होता है? बाह्य प्रेरणा होता है, और जो मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होता है, वह एक आंतरिक प्रेरणा कहला जाता है। और हमारा जो मोरल मोटिवेशन चैनल भी है, आप सभी लोग अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मोरल मोटिवेशन हमारे
चैनल को अवश्य वहाँ पर भी ज्वाइन करें। और अच्छी अच्छी कुछ बातें हैं हम शेयर करते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। थ्योरी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर, थॉर्नडाइक, हिलगार्ड, फ्रेंडसन। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न, प्रैक्टिस पेपर है यह। थ्योरी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके हिलगार्ड हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और रॉबर्ट्स गेने ने एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक लिखी, किताब लिखी। कब लिखी? 1965 में। तो दो किताबें आपको ध्यान देना, एक थ्योरी ऑफ लर्निंग हिलगार्ड की हो गई और एक पुस्तक है आपकी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट्स मिल्स गेने की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए थी? 5 से 15 वर्ष के बालकों के लिए, 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए, 2 से 14 या 4 से 14 वर्ष के बालकों के लिए थी। तो आप जानते हैं कि जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है यह कितने वर्ष के बालकों के लिए थी? तो 3 से लेके 15 वर्ष के बालकों के लिए थी। इसलिए यहाँ पर आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जानते हैं बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की बात करें, यदि बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित सब प्रश्नों के उत्तर दे देता है तो उसे साधारण बुद्धि वाला माना जाता है। यदि वह अपनी आयु से अधिक वाले बालकों के प्रश्नों को उत्तर दे देता है तो उसे श्रेष्ठ बुद्धि वाला समझा जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है? 5 से 15 वर्ष के लिए, 3 से 15 वर्ष के लिए, 2 से 14 वर्ष के लिए या 4 से 14 वर्ष के बालकों के लिए? सभी कमेंट कीजिएगा, 5 सेकंड के लिए आपको वक्त है, सभी कमेंट करें। तो कमेंट आ चुका है कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल जो बुद्धि परीक्षण है कितने वर्ष के बालकों के लिए है? तो वह है साथियों 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, अर्थात आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और स्टर्न बिने स्केल की बात करें, इन्होंने 1973 में फिर 1960 में अपने सहयोगी जो ए मैरिल की सहायता से उसे पूर्णतः निर्दोष बना दिया। और यह स्केल 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है। इनमें कुल 90 प्रश्नावली हैं जो निम्नलिखित शेष वयस्कों के लिए हैं। आगे बात करेंगे आने वाले प्रैक्टिस पेपर की। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्ध परीक्षण द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो आप जानते हैं प्रतिभाशाली जो बालकों की पहचान की जाती है वह बुद्धि परीक्षण के द्वारा भी की जाती है, अभिरुचि परीक्षण के द्वारा भी की जाती है, उपलब्ध परीक्षण के द्वारा भी की जाती है, अर्थात ये सभी के द्वारा जो है बालकों की प्रतिभाशाली की पहचान की जाती है। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। प्रत्येक शिक्षक बंधु भाई बहन जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, जी हाँ साथियों सिलेक्शन पाना, सभी का वेलकम अभिनंदन है। और 30 में से इस प्रैक्टिस पेपर पर जितना आपका स्कोर हो कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक सर्वमान्य है। 4-5 प्रश्न और बचे, इनको भी कंप्लीट करते हैं, इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करते हैं। व्यक्ति की पहचान करने में सहायक है व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, बाह्य विभिन्नताएं या उपरोक्त सभी। तो व्यक्ति की पहचान करने में सहायक कौन कौन होता है? तो आप जानते हैं जो बाह्य विभिन्नताएं होती हैं वह व्यक्ति की पहचान करने में सहायक होती हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप किसी को बोला जाए आप इस व्यक्ति की पहचान करिए तो किस प्रकार करेंगे? उसकी जो बाह्य विभिन्नताएं होंगी उसके आधार पर ही कर पाएंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ग सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की होती हैं? तो वर्ग सीमाएं जो है कितने प्रकार की होती हैं? सभी कमेंट करेंगे। तो वर्ग सीमाएं 2 प्रकार की होती हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न था और बहुत ही अच्छा आप लोगों का फीडबैक मिल रहा है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के क्रम में अंतिम सोपान या भाषा विकास के क्रम में अंतिम जो क्रम कौन सा है? ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण, शब्दोच्चारण या भाषा विकास की पूर्णावस्था। तो भाषा विकास के क्रम में जो अंतिम क्रम सोपान होता है, हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, भाषा विकास की पूर्ण अवस्था की बात करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। व्यक्तित्व मापन की पुरानी विधि कौन सी है? आपके मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात करेंगे, बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे, ज्योतिष की बात करेंगे, परीक्षा की बात करेंगे। तो व्यक्तित्व मापन की जो पुरानी विधि है साथियों वह हमारी कौन सी है? वह ज्योतिष। जी हाँ, जो ज्योतिष विधि है यह व्यक्तित्व मापन की पुरानी विधि मानी जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, मोटे रूप में व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है?
2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या इनमें से कोई नहीं। तो मोटे रूप से अगर देखा जाए, हम अपने भाषा में कह देते हैं मोटे रूप से इतना इतना या इतना, तो इसी प्रकार मोटे रूप से देखा जाए यानी लगभग देखा जाए व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आप जानते हैं व्यक्तिगत जो विभेद को कितने भागों में किया गया है, तो 2 भागों में किया है। और किस किस भाग में आप भली भांति जानते हैं। तो इस प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे, 30 महत्वपूर्ण लाजवाब हमने प्रश्न किया। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और आने वाले प्रैक्टिस में भी बहुत ही बेहतरीन सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं बाई जायसवाल सर। और अंत में एक ही बात कहेंगे कि जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। तो जीतना असंभव नहीं, जीतने को संभव बनाना है तो दौड़ने का साहस जुटाना ही पड़ेगा। इस प्रैक्टिस पेपर को अटेंड करना ही पड़ेगा, प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर को अटेंड करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एग्ज़ाम के पहले अपना जी तोड़ सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा। बात करेंगे इस प्रैक्टिस पेपर की, साथ ही साथ आने वाले प्रैक्टिस पेपर की। और मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर, अगले प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।